लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन ये प्रोग्राम में बोलने के पहले जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को या इस मूवमेंट को चलाने के लिए काम किया, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। वो आज हमारे बीच में नहीं है। पहला नाम है राजकुमार उइके, जो मध्य प्रदेश से थे और यहां पर आके काम कर रहे थे। विपरीत परिस्थितियों में उसने काम किया। मैं राजकुमार उइके को क्रांतिकारी आदरांजलि देता हूं। उसके बाद विशाल कुमरे, जो हमारे बीच में नहीं है। ये जो टीम के लोग थे, इनके बगैर ये काम हो नहीं सकता। कोई एक आदमी का काम नहीं है, ये सामाजिक काम। इसमें सबका सहयोग है, सबका सहयोग लेना पड़ेगा हमको। ये जो मूवमेंट आप लोग देख रहे हैं, ये मूवमेंट के पीछे और भी लोग हैं जिनका मैंने यहां नाम नहीं लिया। अशोक मसराम है, हमारे कोलवंते साहब का, बाकी सचिन और इनकी जो टीम है, ये सब लोगों का बड़ा योगदान है। कोकोडे साहब का मैं यहां नाम लूंगा। उनकी पूरी डिफेंस की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की टीम है, जिन लोगों ने ये क्षेत्र में काम किया। जब वो कर्मचारी थे, छुट्टियां मार मार के ये काम करते थे। पहले तो 5 लोग 6 लोग बैठते थे प्रोग्राम के लिए, धीरे धीरे बढ़ा। जब नागपुर में कार्यक्रम होता था तो लावा की एक स्पेशल रैली आती थी। मैं वो दिन भूला नहीं। यहाँ पर बहुत सारे हमारे वर्टी, जो प्रमोद वर्टी और बाकी लोग हैं, उनके भी नाम लेना चाहिए मैंने। और जितने भी महिला टीम है यहाँ की, खास करके लावा की और बाकी सोनबा नगर की जो महिलाएं टीम है, जिनके संपर्क में मैं रहा हूं, मैं पुरुषों से ज्यादा उनको बहुत देखा कि उनमें जोश और मेहनत बहुत करते हैं। इन तमाम लोगों का जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करो। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, मेरी तबीयत खराब थी। मैं ये प्रोग्राम मिस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये मेरा प्रोग्राम है, मैंने जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं दवाखाना गया धर्मपेट से और इधर आपके तरफ आया। मेरे को अच्छा लगा कि इतने लोग दिख रहे हैं, ये आयोजन है, इतना अच्छा आयोजन आप लोगों ने किए। मेरे को बहुत बहुत खुश हूं मैं। और ये जो पुतला था, ये पहले से बन के था सोनबा नगर में। वो बहुत दिनों से, रामदास मसराम दादा भी है यहाँ पर। जब सोनबा नगर में ये पुतला बन रहा था, तब हम लोग देख रहे थे। हमारे लावे में, हाँ लावे में हमारे नेताम काका भी आते थे यहाँ पर, बस संपतराव नेताम काका। एक अलग टीम थी यहाँ की, आज भी है। मैं कुछ दूसरी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि बार बार जयंती मनाए हम लोगों ने। एक 15 नवंबर का कार्यक्रम रहता था कि पूरा आदिवासी समाज के लोग एक जगह आ जाते थे। तब नागपुर में ही उस बिरसा मुंडा जयंती होती थी, बाकी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देता था। लोग बोलते थे ये बिरसा मुंडा कहां से लाया। मैं मध्य प्रदेश में जाता था तो लोग हंसते थे, ये कौन है, कहां से लाया इसको, ये गोंड है क्या। कोई पूछता था ये प्रधान है क्या, हंसते थे लोग। आज देश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भगवान बिरसा मुंडा को लोग नहीं जानते। आज तमाम आदिवासी लोग उसके नाम के आसपास दिखाई देते हैं। सब लोग बिरसा मुंडा के नाम से एक जगह हो जाते हैं। ये मूवमेंट कोई दूसरे स्टेट से नहीं चला, ये मूवमेंट नागपुर से चला है। बिरसा मुंडा झारखंड के छोटे नागपुर में पैदा हुए हैं, लेकिन उसके विचारों का विस्तार ये बड़े नागपुर से हुआ है, महाराष्ट्र के। ये मूवमेंट है जो जिसको आप लोग देख रहे हैं। ये आपकी मेहनत का नतीजा है कि पूरे देश के लोग आज बिरसा मुंडा को जानते हैं। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी अभी इस बात पर गौर किए कि नहीं, ये नाम ऐसा है कि ये पूरे देश को, देश के आदिवासियों को रिझा सकता है। देश के पूरे आदिवासी लोग इस नाम को मानते हैं, इस प्रतिमा को मानते हैं करके उन्होंने राष्ट्रीय जनजातीय समारोह उसको घोषित किया, गौरव समारोह घोषित किया। इसके पीछे एक षड्यंत्र चल रहा है
आप लोगों को कोई खुल के आदिवासी नहीं बोलता है, देश का प्रधानमंत्री रहे या राष्ट्रपति रहे। ये आपको जनजाति बोल रहे हैं, आपको वनवासी बोल रहे हैं, लेकिन खुल के आदिवासी नहीं बोल रहे हैं। इसके पीछे एक षड्यंत्र छुपा हुआ है, क्योंकि ये देश का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस देश में जो पैसा आ रहा है आपके नाम पे आ रहा है। ये वर्ल्ड बैंक का जो पैसा आता है, जो इस देश में आ रहा है, वो IRDP का पैसा, इंटीग्रेटेड रोड डेवलपमेंट का पैसा हो, ये बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, ये मेट्रो विकास कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा पैसा आदिवासियों के नाम से आया है। लेकिन खुले तौर पे देश का प्रधानमंत्री आपको आदिवासी बोल के स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिस दिन आपको बोल देंगे वो आदिवासी, आप उस दिन इस देश के मालिक बन जाएंगे। आप भारत के ही संविधान में नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय संविधान में भी आपके अधिकारों का उल्लेख होगा, और उसमें प्रावधान है कि अगर उस देश के आदिवासियों के साथ कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो उस देश को फंड नहीं मिलेगा, वर्ल्ड बैंक का फंड नहीं मिलेगा। ये यूनाइटेड नेशंस का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रावधान है। अब लड़ाई ये हो रही है कि भारत सरकार बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक स्टेटमेंट दिया कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, और भारत में आदिवासी नहीं रहते इसका दूसरा मतलब यह होता है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं हैं। ये लोगों ने इतना बड़ा झूठ बोला है और फैला रहे हैं RSS के लोग कि भाई डॉक्टर अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर ने आदिवासियों को संविधान में परिभाषित नहीं किया। ये गलत बात है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2011 का जजमेंट दिया, उसमें उल्लेख किया कि संविधान बनाने के पहले की जो बहस है उसमें जयपाल मुंडा द्वारा उठाए गए प्रश्न पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बोला कि आदिवासी कौन है, इसको लीगल फ्रेम में लाना चाहिए, क्योंकि आदिवासी जो है अलग अलग जनजाति के लोग हैं, इनको एक शेड्यूल में लाना चाहिए, और उनको लीगली डिफाइन करने के लिए यानी कानूनी दायरे में लाने के लिए बाबा साहब ने शेड्यूल ट्राइब लिखा, और ये भी लिखा कि ये वही आदिवासी है जो शेड्यूल ट्राइब है, और ये वही शेड्यूल ट्राइब है जो आदिवासी है। उसी का उल्लेख करके 60 साल के बाद में भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आदिवासी भारत के पहले नागरिक हैं। ये लड़ाई मूवमेंट की है, कोई नेता फेता ने नहीं लड़ाई लड़ाई, ये लड़ाई इसी मूवमेंट की है। जो नंदाबाई भील थी उसका पिटीशन हम लोगों ने मंत्री को बंद किए, उसका विरोध किए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन लेके गए। ये लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, उस आदिवासी महिला को नंगा घुमाया गया था वहां, उसके साथ अन्याय हुआ, उसको पूरे एरिया में ऐसा नंगा घुमाया गया, उसके साथ जो हुआ है वो आप समझ नहीं सकते, बहुत दुखद घटना थी वो। उसको न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए, जब जाके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आदिवासी भारत के पहले नागरिक है और इनको देश में पहले नागरिक होने का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, बाबा साहब नहीं है हमारे बीच में भी, अब कोई दूसरे तरीके से संविधान बनने वाला नहीं है, दिन बाय दिन ये संविधान खत्म हो रहा है, अब प्राइवेटाइज हो रहा है, सबका निजीकरण कर रहे हैं, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। जब आरक्षण नहीं रहेगा, आपके लिए पोस्ट ही नहीं रहेगी, तो कौन सी लड़ाई लड़ोगे, कौन से बोगस आदिवासियों की लड़ाई लड़ोगे, कौन सी लड़ाई लड़ोगे आप? अरे रिजर्वेशन का मतलब तब रहता है जब तुम्हारे पास खाली पोस्ट हो, पोस्ट ही नहीं है तो आप क्या करोगे रिजर्वेशन का? और तुम्हारे को ऐसा बेवकूफ बनाया जा रहा है कि बोगस आदिवासियों के खिलाफ में लड़ो, बोगस आदिवासियों के खिलाफ में लड़ो। आदिवासी समाज के पढ़े लिखे कर्मचारी जिन लोगों ने 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए की पेमेंट उठाते हैं, वो लोग अपने दिमाग को घर में गिरवी रख के बोगस आदिवासी के पीछे भाग रहे हैं। अरे बोगस आदिवासी प्रश्न नहीं है तुम्हारा, आज तुम्हारे पहचान, तुम्हारे आने वाली जनरेशन का प्रश्न है।
बाबा साहब था, जयपाल मुंडा था, तो ईमानदारी की है, भारत के संविधान में तुमको शेड्यूल ट्राइब बोले और तुमको कम से कम आरक्षण मिला। तुम्हारे बदन पे कपड़े आए, पेट में रोटी आई, आज तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इस देश में आरक्षण खत्म हो जाएगा तब कौन सी लड़ाई लड़ोगे तुम? संविधान में आरक्षण खत्म हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट के सामने भी यही प्रश्न है, ओबीसी के भी सामने यही प्रश्न है और आदिवासियों के सामने भी यही प्रश्न है कि अगर संविधान में आरक्षण खत्म हो गया तो आपकी लड़ाई कौन सी रहेगी अगली? क्या करोगे तुम? किधर जाओगे? तो आदिवासियों के लिए आखिरी रास्ता है, अगर राष्ट्रीय संविधान में कुछ तुम्हारे लिए अधिकार समाप्त हो रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय संविधान में तुम्हारा उल्लेख होना चाहिए। वहां उल्लेख रहेगा तो ये डरेंगे कम से कम। अब तो तुमको गिनते भी नहीं है। आदिवासियों के बारे में कुछ भी हो गवर्नमेंट कभी ध्यान नहीं देती। सूरजागढ़ में क्या हो रहा है? खुलेआम वो माइंस को ये लोग खोद रहे हैं, वहां के बच्चों को आयरन माइंस की वजह से लंग्स में कैंसर हो रहा है। वो लैट्रिन भी करते हैं तो लाल करते हैं। पूरे झाड़ कम से कम 10-10 किलोमीटर तक के एक पंछी नहीं दिखता वो क्षेत्र में, गढ़चिरौली में। सबको कैंसर हो रहा है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और तुमको काम कौन सा दे रहे हैं? तो ठेकेदारी में। जमीन तुम्हारी, क्षेत्र तुम्हारा, और तुम्हारा पूरा वातावरण खराब कर दिए। कोई तुम्हारे बारे में नहीं बोलता है, कोई खुल के नहीं बोल रहा है। इनको डेवलपमेंट होना, इनको विकास होना, और विकास इसके लिए प्राइवेट कंपनी के लिए वहां पे इन्होंने सेना लगा दी है, फोर्स लगा दी है। वो प्राइवेट कंपनी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसको संरक्षण दे रहे हैं, और आदिवासी बेचारा मर रहा है। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई संगठन बात नहीं करता, डरता है। अरे ये नक्सलवादी क्षेत्र की बात है, उसके लिए आदिवासी कर्मचारी क्यों नहीं जाता है? जब 13 साल की लड़की को देखा जाता है, फोटो आती है पेपर में, ये नक्सलवादी है। अरे 13 साल की लड़की को तो पीरियड भी नहीं आते, जिसकी उम्र रहती है हाथ में किताब पकड़ने की, जिसकी उम्र रहती है लाइब्रेरी में जाने की, स्कूल में जाने की, वो लड़की के हाथ में बंदूक कैसे आ गई है? अपना कोई नेता पूछता क्यों नहीं है? इस पर बात क्यों नहीं करता है? ये समाज को लावारिस बना दिए है। आपका अच्छा है, आपके बच्चों का क्या होगा, इसके बारे में सोचना शुरू करो। यहां से बिरसा मुंडा की सोच शुरू होती है। बिरसा मुंडा ने बोला कि जल, जमीन और जंगल और अधिकार मांगने वाली चीज नहीं है, छीनने वाली चीज है। अगर इसको छीनना है तो अपने आप को ताकतवर बनाओ, अपने संगठन को मजबूत बनाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों को यह भाषा समझ में ही नहीं आ रही कि हमको कौन से रास्ते से जाना है। हम लोग आपस में ही बांट ले रहे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। वो गोंडवाना का आंदोलन अलग चल रहा है, प्रधानों का अलग चल रहा है। ये बेवकूफी से हम लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। दुनिया किधर जा रही है, हम वहीं बैठे हैं। ये मेरा बड़ा देव है, ये मेरा खड़ा देव है। आदिवासियों में गोंड बोलता लिंगो मेरा है, वो हीरा सुक्का को लाता है। ये जो बेवकूफी है, इससे दुश्मन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो चाहता है तुम यही चक्कर में रहो। अरे तुम जिस महामानव की मूर्ति बिठाए हैं उसके बारे में जानते हो? अरे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को भंडारे से इलेक्शन हरवा दिए थे। यहाँ के ओबीसीओ ने, यहाँ के एससी ने, यहाँ के आदिवासी ने। वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते। पश्चिम बंगाल से पहली बार जीते डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। आदिवासियों ने बगावत किए कांग्रेस से और बाबा साहब को वोट दिए, क्योंकि वो बिरसा मुंडा के विचारों के लोग थे। तब जाके बाबा साहब छूट के आए, क्योंकि गोदावरी के आंदोलन में बाबा साहब ने बोला था कि जो बिरसा मुंडा का आंदोलन है, मैं उससे प्रेरणा मांगता हूं, मेरी नजर में वो सही आंदोलन है। बाबा साहब संविधान सभा के अध्यक्ष बने और बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला। संविधान बना तो हमारे लिए कुछ मिला। अगर संविधान ही नहीं बनता, क्या करते हम? बिरसा मुंडा का आंदोलन ऐसा आंदोलन नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। अभी हमने सिर्फ बिरसा मुंडा को माने हैं, बिरसा मुंडा की नहीं माने हैं। अभी हम बिरसा मुंडा को मान रहे हैं
बिरसा मुंडा की नहीं मान रहे, बिरसा मुंडा की जो सोच है उसको कहां मान रहे हम लोग। अभी भी हम लोग पंडों के पास जाते, अभी भी हम लोग इनके पास जाते। वे आदिवासियों का क्या लेना देना है, उसका देव तो वो झाड़ में रहता है, जंगल में रहता है, पहाड़ में रहता है। कुंवारा भीषण कहां मरे, वहां किसी को देखे? आदिवासियों में नहीं चलता है। आदिवासी संस्कृति है, निसर्ग संस्कृति है। बुद्ध का गुरु अलार कलाम था, कौन सी संस्कृति का था? आदिवासी संस्कृति। हमें समझना चाहिए इस चीज को। यहां तो ऐसा हो गया है कि दलित मर रहा है तो आदिवासी को लगता है इसकी लड़ाई है, मरने दो। आदिवासी मर रहा है तो दलित को लगता है मरने दो। लेकिन सच्चाई ये है, पहले आदिवासी मरेगा, फिर ओबीसी मरेगा और दलित वेटिंग लिस्ट में रहेगा, वो भी मरेगा। कोई बचने वाला नहीं है। क्योंकि यहां पर छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी अंबेडकरी जनता खतरे में नहीं है, अंबेडकरवाद खतरे में है। जिस विचारधारा से हमारे बदन पे कपड़े आए, हाथ में किताब आई, हिस्से में नौकरी आई, इज्जत का मकान आया, वो विचारधारा खत्म होने की कगार पे। दुश्मन उसको खत्म करना चाहता है। हमारा तो कोई बोलने वाला ही नहीं है। आदिवासियों पर तो कोई बात ही नहीं करता है। अभी मध्य प्रदेश में काम चालू है। हर एक आदमी के बाद में दूसरा आदमी मजदूर है। वो भाई लेडीज भी रहेगी तो मजदूरी करने जाती है मध्य प्रदेश से नागपुर में आते गड्ढा खोदने के लिए। उनको 400 रुपए रोजी से लाते हैं और 150 रुपए देते हैं। वो कुछ नहीं कर पाते, बाद में उनका शारीरिक शोषण होता है। मेहनत करने के बाद भी वो गणेश मंदिर में रेलवे स्टेशन के सामने भीख मांगते हैं, क्योंकि वो बच्चों को खिला देते हैं, उनके लिए कुछ नहीं बचता है। और वहां जाके देखो तो उनकी 10-10 एकड़ जमीन है। 10 एकड़ जमीन रहने के बाद भी वो मजदूरी करने नागपुर में आ रहे हैं, क्योंकि उसकी जमीन के पास से जो पानी की नहर जा रही थी वो अडानी को दे दिए, वो किसी पूंजीपति को दे दिए, पावर प्लांट के लिए दे दिए। ये मध्य प्रदेश के हाल है। मध्य प्रदेश का जो आदिवासी जिला है, मैं गाना सुन रहा था, मंडला जिला। एक समय आदिवासियों की राजधानी थी मंडला। आज मंडला को काय के लिए जानते हैं मालूम है? मंडला को सबसे बड़ा लेबर मार्केट बोलते हैं, यानी मजदूरों का बाजार। वहां मजदूरों की बोली लगती है कि इतने मजदूर खरीद के मैं आंध्र प्रदेश ले जाऊंगा, इतने मजदूर खरीद के मैं उधर फूल बनाने के लिए उधर ले जाऊंगा, गुजरात ले जाऊंगा। अभी सर्वे किया हूं मैंने, सबसे ज्यादा आदिवासी मजदूर मध्य प्रदेश से गुजरात में गए हैं। वो गुजरात में गए, बेचारे 2-2 साल तक अपने गांव नहीं आए। उनके बच्चों को राशन कार्ड मिलेगा क्या? उनके बच्चों को वहां पे कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगी क्या? उनके बच्चों के हाथ में उनको स्कूल में एडमिशन मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। यानी अपना घर बार सब कुछ गांव छोड़ के वो दूसरे शहर में जा रहे हैं। ऐसी हालत बना दी अपने आदिवासियों। तब कहां गया था गोंडवाना? सबसे बर्बादी का कारण है ये सोच, जिसने समाज में जातिवाद पैदा करी है। ये सोच सबसे बड़ी सोच है, इसको खत्म करना पड़ेगा। कोई प्रधान मेड़ावा ले रहा है। अबे लिंगो और हीरा सुक्का था तब कोई गोंड प्रधान नहीं था, ऐसा था तो बताओ। गलत लिख के रखे सब। कभी किसी ने सुना फड़ोर पेन? नहीं, फड़ा पेन। गोंडी में फड़ा यानी बड़ी और पेन यानी देव, भगवान नहीं। भगवान का भी भगवान। मां को बोलते हैं, महिला को बोलते हैं फड़ा, अपने गोंडी में बोलते फड़ा पेन, फड़ोर पेन नहीं बोलते। यानी इस संस्कृति की जो जनक है वो महिला है, पुरुष नहीं है। दुनिया के सभी धर्मों को पुरुष ने बनाया, लेकिन आदिवासी संस्कृति को महिला ने बनाया। इसलिए आदिवासी संस्कृति में महिला का स्थान भगवान से ज्यादा है। ये लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अपने आदिवासी लड़के झंडा लेके आरएसएस में जाते हैं। अरे इस देश में भगवान राम को न्याय मिल गया, लोग मान लिए। कोर्ट ने बोला कि राम यहां पैदा हुए थे तो सब ने मान लिए। लेकिन उसी कोर्ट ने बोला कि आदिवासी देश का मालिक है, कोई नहीं मान रहा है। राम को न्याय मिल जाता है, आदिवासियों को नहीं मिलता है। भाई देश का ओरिजिनल मालिक राम नहीं है, आदिवासी।
और जब भगवान भी पैदा नहीं हुए थे भारत में, तब से आदिवासी रहता है। ये बात सच्चाई है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साइंस बोलता है। बिरसा मुंडा के आंदोलन की तरफ चलते हैं। बिरसा मुंडा का आंदोलन सत्यशोधक समाज के उसमें प्रभाव दिखते हैं आपको, महात्मा फुले के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा के आंदोलन की हमको जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे लोग सोचते थे, अरे बाबा साहब का नाम लेंगे वो तो जैबी में। आज से 15 साल पहले तक कोई आदिवासी अपने घर में बाबा साहब की फोटो नहीं लगाता था। यही मूवमेंट है जिसकी वजह से आज आदिवासियों के घर में बाबा साहब की सोच गई, बाबा साहब गया। दलितों ने भी उतना नहीं किया, दलित नेता ने भी अपने अपने किए। प्रकाश भाऊ आदिवासी मोहल्ले में रहता है करके ठीक है, क्योंकि वो आधा आदिवासी है। लेकिन बहुत सारे बड़े नेता हैं जिन्होंने कभी आदिवासी में बात नहीं करी। अभी इतना पार्लियामेंट चल रहा है, कविता पढ़ते हैं लोग, वहां लोग हंसते हैं, कौन है तो अम्बेडकरवादी है। अबे तो क्या कविता पढ़ने गया? उसका तो बाप संविधान लिखा है। कोई वाली नहीं है दलितों का भी बोलने के लिए। आमी खूब आओ, एक आओ, ऐसा झाला तैसा झाला, अपनी कोई हालत नहीं है। ओबीसी आदमी क्या कर रहा है? दलितों को आज भी मारे जा रहे हैं। ओबीसी आदमी कुछ नहीं रहने के बाद भी वो सुसाइड कर रहा है। ओबीसी आदमी फांसी लगा रहा है बेचारा। कई किसान फांसी लग के मर गए और आदिवासियों को गोली मार रहे, भूख से मर रहे। कुत्ता भूख से नहीं मरता, लेकिन आदिवासी मरता है। काय से मरा? तो कुपोषण से मर गया। ये देश डेवलप हो रहा है। अबे अगर ये देश डेवलप हो रहा है तो देश का पहला आदमी का क्या हाल है? आखिरी आदमी बन के आ रहा है। आखिरी आदमी जिंदा है, पहले आदमी का क्या? जो बाहर से आए उनके हाथ में सत्ता चली गई। जिनका ये देश नहीं है वो तुमको देश प्रेम बता रहे हैं। इनके बाप का देश है गए। ये देश आदिवासियों का है। यहां का ओबीसी, यहां का दलित, यहां का अल्पसंख्यक आदिवासियों के वंशज है। ये सच्चाई है। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएंगे। कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इस देश में जब लड़ाई आएगी कि देश किसका है, तो खुल के बोलना पड़ेगा ओबीसी को कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं। दलित बोलेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं, या अल्पसंख्यक बोलेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं, तब इस देश में जगह मिलेगी। नहीं तो ये देश तो अलग ही तरफ जा रहा है। बेवकूफ बना रहे हमको। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अबे हिंदू राष्ट्र का मतलब है आदिवासी मुक्त भारत, दिगर आदिवासियों के भारत। गोंडवाना का क्या होगा? कहां गए? वो तो उन्हीं के पीछे जा रहे हैं, उन्हीं के पीछे जा रहे हैं। दिगर आदिवासी के भारत, आदिवासी मुक्त भारत यानी हिंदू राष्ट्र। जब तक आदिवासी जिंदा है, ये देश किसी का धर्म का नहीं हो सकता। ये धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा। दुनिया के जितने भी देश है जहां जहां आदिवासी है, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो धार्मिक राष्ट्र नहीं है। इनकी तकलीफ है आदिवासी, इसलिए आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं। इनकी प्लानिंग है, पहले आदिवासियों को मूल निवासी, फिर आदिवासी, अभी वनवासी, 10 साल बाद स्वर्गवासी। खत्म। ये प्लानिंग है। आपके बाल बच्चों पर अटैक हो रहा है, आपके बाल बच्चों की जिंदगी खतरे में है। ये बिरसा मुंडा का आंदोलन बताता है। बिरसा मुंडा ने बोला था, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता जो ब्राह्मणों की मानता है। मैं ऐसे भगवानों को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं। ये बिरसा मुंडा ने बोला था। बिरसा मुंडा ने बोला था कि आदमी आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। ये बिरसा मुंडा ने बोला है। जिस बिरसा मुंडा को बाबा साहब जैसे व्यक्ति कोट करते हैं, जिस बिरसा मुंडा से गांधी ने प्रेरणा लिया, जिसको देश का राष्ट्रपिता बोलते हैं आप, वो मोहनदास करमचंद गांधी तो टाई और कोट पहनते थे। वो इंडिया में आए, रामगढ़ में पहला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, या इसी बोर्ड लगा हुआ था। गांधी जी ने पूछा ये कौन है? महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा। तो गांधी जी ने पूछा कितने लोगों के नाम हैं?
तो लोगों ने बोला गांधी जी एक ही आदमी का नाम है। तो बोले ऐसा क्या कर लिया इसने, कितने साल किया? तो बोले 25 साल। और 25 साल की उम्र में ऐसा कौन सा आंदोलन किया? तो वहां के लोगों ने बताया, जिसको गोंडी में हम बोलते हैं मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज। इसी आंदोलन ने गांधी जी को प्रेरणा करी दी, और प्रेरित करने के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और भारत को आजादी मिली। वो गांधी जी कोट टाई पहना छोड़ दिए, लंगोटी पहने। वो गांधी जी प्रेरणा लेते हैं। बाबा साहब जैसे व्यक्ति कोट करते बिरसा मुंडा को, और हमारे तुम्हारे जैसे लोग बिरसा मुंडा की सोच से भागते हैं। बाबा साहब से बड़े हैं क्या तुम? अपने कोट टाई वालों को देखता हूं मैं, अपना सरनेम बताने के लिए डरते हैं। मलावी है, मलावी कर, पेन्ना में पंदनकर, बस साले तेंदुलकर का रिश्तेदार है। तेरे को सर्टिफिकेट क्यों मिली? तेरे को नौकरी कैसे मिली? अभी दलितों में भी चल रहा है, थूल है तो थूल कर, वो कुछ मेश्राम है तो मेश्राम कर, वो भी तेंदुलकर की तरफ जा रहे हैं। और सच्चाई है, दलितों को देखकर आदिवासी जा रहे हैं उधर, और दलित आदिवासी ओबीसी को देखकर जा रहे हैं। नहीं तो ऐसा कभी आंदोलन भारत में नहीं हुआ। साथियों, बाबा साहब की सोच ये बिरसा मुंडा के इर्द गिर्द ही है। बिरसा मुंडा को आज हम लोग याद तो कर रहे हैं, लेकिन उसके विचारों को याद नहीं करते। आज जरूरत है उसके विचारों पे चलने की। बिरसा मुंडा ने एक बात बताया कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी चीज है समाज, भगवान से बड़ी चीज समाज है। क्योंकि भगवान ने आपको आज आदिवासियों की जमीन है 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़। इस देश में कानून बना 1898 में, 98 में, लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं उसको, भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये कानून उस वक्त बनाए थे ब्रिटिशों ने, ब्रिटेन में बनाए थे, जिसका फायदा 11 देशों के आदिवासियों को हुआ था उस वक्त, क्योंकि ब्रिटिशों का राज 11 देशों में था। वहां के भी आदिवासियों को फायदा हुआ है। इसका उल्लेख यूनाइटेड नेशंस में आया भी, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिटरेचर में इसका उल्लेख आया है। यानी बिरसा मुंडा का आंदोलन राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय आंदोलन था। इसलिए बाबा साहब ने उसी एक्ट को एज इट इज संविधान में बचा के रखा, क्योंकि बाबा साहब जानता था कि ये जो अधिकार है ये विशिष्ट अधिकार है। 5वीं अनुसूची के अधिकार, स्वायत्तता के अधिकार, 6वीं अनुसूची के अधिकार, स्वायत्तता के अधिकार, नागालैंड, मिजोरम, इनको 6वीं अनुसूची, अपने को मध्य प्रदेश, मध्य भारत के लोगों को 5वीं अनुसूची। इतने अधिकार इन लोगों ने मिले, अपने को मिले। क्यों मिले? आंदोलन की वजह से। टंट्या भील, बाबूराव शेरमाके, इनकी कहानी देखो। बाबूराव शेरमाके को तो फांसी पे लटका है 2 बार, फांसी पे 2 बार लटका है बाबूराव शेरमाके को। पहली बार रस्सी टूट गई, दूसरी बार फिर लटका है चंद्रपुर के जेल में। वहां पे पीपल का झाड़ है। बाकी लोगों को फांसी के तख्ते पे लटकाते थे, लेकिन बाबूराव शेरमाके को अपने गोड राजा भी थे वहां, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और बाबूराव शेरमाके को फांसी दिलवाई। केवल फांसी नहीं दिए भाइयों, उसको फांसी देने के बाद चूने की भट्टी में डाले, चूने की भट्टी में डाल दिए, उसकी पूरी बॉडी को गला दिए ताकि उसके अवशेष न रहे, उसकी समाधि न बने, नहीं तो आदिवासी समाज उसको भगवान मान लेगा। ये षड्यंत्र करने के पीछे आदिवासी राजाओं का भी हाथ था। अपने ही लोगों ने अपने लोगों को मारे। टंट्या भील का भी वही इतिहास था। लेकिन ये जितने भी लोग मरे, टंट्या भील, रामोजी भांगरे, बाबूराव शेरमाके, रेगा पोरकू, ये जितने भी लोग मरे, ये समाज के लिए मरे, जात के लिए नहीं मरे। हम लोग जात पे तोलते, मी गोंड आओ, मी प्रधान आओ, मी माड़िया आओ, मी फलाना आओ। ये बेवकूफी मत करो। तुम्हारी संस्कृति एक, तुम्हारा खून एक, डीएनए एक, और समाज भी एक होना चाहिए। और यही बात को मिशन के माध्यम से बार बार पूरे देश में फैला रहे हैं। आज से 22 साल पहले सिर्फ नागपुर में था ये मिशन, 22 साल पहले। आज 22 साल बाद
भारत के 22 राज्यों में है ये मिशन। 22 राज्यों में, मामूली बात नहीं है। समझ में नहीं आया समय कैसे चले गए। लोग बदल गए, कई लोग छूट गए, कई लोग अपने अपने दुनिया में लग गए, कुछ लोग मर गए। ये कारवा है। अपनी आने वाली जनरेशन के लिए क्या करना है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करना है, इस बारे में सोचो। जिस बच्चे की मां होशियार, वो बच्चे का भविष्य सुरक्षित, और जिस बच्चे की मां बेवकूफ, वो बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। ये घर में बैठ के अगरबत्ती लगाने के बजाय तुम अपने बच्चों के लिए कलेक्टर ऑफिस के सामने जाके उपवास करो। ये शिवरात्रि का उपवास करने के बजाय बिरसा मुंडा का आंदोलन ये बोलता है, वहां जाके उपवास करो अपने बाल बच्चों के लिए, उनके लिए लड़ो तो कुछ मिलेगा। नहीं तो देश में क्या चल रहा है, 1-2 मिनट और बोलूंगा। देश में क्या चल रहा है अभी, जहां जहां पे तुमको बड़े बड़े ब्लड बैंक के कैंप दिखते हैं दिनेश, ये तुमको बता रहा हूं, तुम बहुत नजदीक से देख सकते हो। ये जहां जहां ब्लड बैंक के कैंप चलते हैं दादा, वहां पर कुपोषण है। जहां कुपोषण है, लोग भूख से मर रहे हैं, वहां पे रक्तदान शिविर लगे हुए हैं। ये सोच के बाहर हो गए मेरे। मैं जाके देखा, अबे यहां तो लोगों को खाने को नहीं है, ये रक्तदान शिविर क्या है? तो भाऊ बोले काम भी नहीं है, खाने को भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 800 रुपए में अपना खून बेच देते हैं और राशन की दुकान पे जाते हैं और महीने भर का राशन ला लेते हैं। साइंस क्या बोलता है कि खाना खाएगा तो खून बनेगा, लेकिन सरकार आदिवासियों को क्या बोल रही है, खाना होना तो खून देना पड़ेगा। कोई अपना खून बेच रहा है, कोई अपनी किडनी बेच रहा है, कोई अपनी जमीनें बेच रहा है, कोई अपने बच्चों को बेच रहा है। ये हालत है आदिवासी समाज की। आपकी हालत बहुत अच्छी है, आप शहर में रहते हो, थोड़ा जंगलों में जाके देखो, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखो, वो भी तुम्हारे भाई है, तुम्हारे बदन पे कपड़े, वहां तो 1 साड़ी की 2 साड़ी करके पहनते हैं अपने लोग। अपने को उनके लिए भी सोचना है, केवल यहां के लिए नहीं कि सोनमा नगर में या लावा धाबा में आंदोलन खत्म हो जाता, नहीं। लावा धाबे का आंदोलन गढ़चिरौली, बस्तर, नागालैंड तक कैसे जाएगा, इस बारे में ये संगठन से नहीं होगा। आप 1000 संगठन बना लेंगे, अपन कुछ नहीं होगा। जब तक कि हमारे पास मूवमेंट नहीं रहेगी, विचारधारा नहीं रहेगी, मिशन नहीं रहेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी महिलाओं से विनती है कि आप जागरूक होकर सोचो, ऐसा सीधा सीधा मत सोचो। तुम्हारे बच्चे का दुश्मन कौन है वो पहचानो, अब तुम्हारे दुश्मन कौन है ये मत सोचो, क्योंकि अब तुम्हारी उम्र चल रही है, अपन चले जाएंगे। अपने बच्चों का क्या होगा, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो या ओबीसी हो, तीनों के यही हाल है। झूठी शान बता के कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा आदमी जो तुम्हारी सर्टिफिकेट लेता है, तुम्हारे समाज का नहीं रहता है और उसके बदले नौकरी लेता है, ऐसे आदमी को तुम बोगस आदिवासी बोलो। लेकिन समाज में एक ऐसा आदमी भी है जो तुम्हारे ही समाज का है, तुम्हारा ही आरक्षण लेता है और तुम्हारे ही समाज से गद्दारी करता है। ये गद्दार आदिवासी है। ये बोगस आदिवासी से ज्यादा खतरनाक प्रश्न गद्दार आदिवासी का है। साथियों, अपनी पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अगर तुमको सही में जीना है तो तुमको ये बिरसा मुंडा का ही मार्ग, बाबा साहब का ही मार्ग, महात्मा फुले का ही मार्ग समझ में आया। अरे बाबा साहब को तो महीने भर बाद पता चलता था कि उनके बच्चे की मौत हो गई। महीने भर बाद उनको पता चलता था कि उनके बच्चे की मौत हो गई। महात्मा फुले इतना बड़ा काम किए, जब वो गुजर गए तो वहां से म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आई थी उनके लिए। बिरसा मुंडा जब उनको फांसी दे रहे थे तो उन्होंने बोले, यार इस समाज के लिए मैं कितने भी बार पैदा होगा, कितने भी बार बनूंगा। बिरसा मुंडा के सामने पेपर रख दिए थे, यहां तो लोगों ने माफिया मांग लिए, जान बचा लिए, लेकिन बिरसा मुंडा को सामने पेपर रखे थे अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों को यहाँ के उच्च वर्णीयों ने रखने लगाए थे कि बोल, तू इस देश का मूल मालिक नहीं है, आदिवासी नहीं है, हम तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। रात भर बिरसा मुंडा को पॉइजन देके उसकी चमड़ी निकाले, 2 हिस्ट्री मिलती है, बिरसा मुंडा को फांसी दिए, बीमार हो गया, ये गलत बात है। उसकी 2 हिस्ट्री है,
उनके मरने के बाद में उनके साथीदार ने ये बयान दिया है, जॉन हैंकॉक ने अपनी किताब में लिखा है कि बिरसा मुंडा की खाल निकाली गई। बकरा छिलने के बाद कैसे बकरे को काटने के बाद उसकी चमड़ी निकालते, ऐसी बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाली जा रही थी और उसको बोला जा रहा था कि बोल तू आदिवासी नहीं है, हम तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। रात भर तड़पता रहा बिरसा मुंडा, लेकिन बोला आखिरी में कि मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मर गया, उसको लगा कि मेरे खून का कतरा कतरा मेरी आने वाली जनरेशन के लिए काम आएगी। ऐसी लड़ाई भगवान ने लड़ा कि तुम्हारे लिए? मेरे को बताओ, कौन से भगवान ने तुमको जमीन दिया? कौन से भगवान ने तुमको आरक्षण दिया? कौन से भगवान ने तुमको प्रोटेक्शन दिया? ये वो भगवान है जिनके फोटो लगी है, ये ओरिजिनल भगवान है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको आने वाले समय में जीने का तरीका आ जाना चाहिए, नहीं तो धोखा खा जाएंगे हम। ये बहुत बुरी हालत है हमारे, सबसे कमजोर आदमी है हम। इस देश के पहले आदमी थे आदिवासी, अभी आखिरी आदमी बन गए हैं। कुछ दिनों के बाद देश में आदिवासी नाम का आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुलेआम जनजाति बोलते हैं। आप डरते हैं आदिवासी बोलने से, आरएसएस के लोग डरते हैं तुमको आदिवासी बोलने से। क्या बात है? उनको लगता है इसको आदिवासी बोलेंगे लंगोटी वाले को तो ये तो खड़ा हो जाएगा और ये बोलेगा मैं तो मालिक हूं, मैं जिस देश का मालिक हूं आप उस देश के प्रधानमंत्री हो। ये बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी बात बोलते हुए आपसे मैं, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, इस देश ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में किसी भी धर्म का होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है आदिवासी होना। जिस वक्त आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो, इस देश के मालिक कहलाते हो। यह पहचान आपको कोई नहीं दे सकता है, यह पहचान कोई भगवान भी नहीं दे सकता है आपको। अपनी पहचान को खो मत। आपके पास में सिर्फ पहचान के अलावा कुछ नहीं बचा है। कम से कम उसको बचाने के लिए हम लोगों ने लड़ना चाहिए, आगे कुछ करना चाहिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जहां बिरसा मुंडा का पुतला बैठा है वहां बाबा साहब का पुतला बैठा है। ये दोनों की मूवमेंट एक ही है, बिरसा मुंडा की जमीन पे अम्बेडकरवाद और बिरसावाद का जो आंदोलन है वो महात्मा फुले की जमीन पर है। महात्मा फुले की जमीन पे बिरसा और बिरसा की जमीन पे बाबा साहब। ये कनेक्शन समझना पड़ेगा अपने को। आज जितने लड़के आज यूथ है, मेरी कोशिश है आप लोगों से, मेरी विनती हाथ जोड़ के कि जो आप लोगों ने खड़ा किए मिशन, ये जो मूवमेंट इतना चल रहा है ये तुम्हारा है, तुम इसको खड़े करो, इसको आओ, ये तुम्हारा है, किसी के बाप का नहीं है, ये तुम्हारा है, ये समाज की संपत्ति है, इसको लो। अपना तो नारा है, राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं। समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेता बनना चाहिए, इसलिए मिशन खड़ा किए। और ये देख रहे हैं आप जितने लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है इस कार्यक्रम को, ऐसे आयोजन यहाँ बहुत अच्छा होता है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। वो पुतला बिठाने के लिए बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ दलित है, यहाँ ओबीसी है, यहाँ आदिवासी है, लेकिन दलितों को और ओबीसी को मालूम होना चाहिए बिरसा मुंडा का उनसे क्या कनेक्शन है। जब देश आजाद नहीं हुआ, 1872 के पहले के रिकॉर्ड देखो, चाहे ओबीसी रहे या दलित रहे, आपको भूधारक बोलते थे, भूमालक नहीं बोलते थे। आपको भूधारक बोलते थे, भूमि का धारण करने वाला। बिरसा मुंडा के आंदोलन ने आपको भूधारक से भूमालक बनाया है। इसका फायदा ओबीसी को हुआ है, इसका फायदा यहाँ के ओपन के कैटेगरी के भी आदमी को हुआ है, मुस्लिम को हुआ है, क्रिश्चियन को हुआ है, दलितों को हुआ है, आदिवासी को। पहले अंग्रेज आपको बोलते नहीं थे, पेशवाई के लोगों ने तो आपसे पूरे अधिकार छीन लिए थे, भूमि के अधिकार छीन लिए थे। बिरसा मुंडा का आंदोलन, उसके पहले बाबूराव शर्मा जी का जो आंदोलन था, उसका एक खास बात बता देता था। पहले आदिवासी महिलाओं को दंडकारण्य में ब्लाउज पहनने के ऊपर टैक्स लगता था, टैक्स। हमारी महिलाओं को टैक्स, ब्लाउज नहीं पहनने देते थे वहां, अगर ब्लाउज पहनेंगी तो टैक्स देंगी।
ये हालत थे, राजा आदिवासी का लेकिन कानून पूरा मनुवादियों का। ऐसे हालात में टंटा मिल ने, बिरसा मुंडा ने, राघोजी भांगरे ने, बाबूराव शर्मा ने लड़ाई लड़ी है। मेरे भाइयों, मैं तुम लोगों को बधाई देता हूं। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, ये बच्चे डांस करने वाले भी खड़े हैं। किसी दिन और हम लोग बात करेंगे, लेकिन लोग गंभीर होंगे। आप लोग सोचो कि आपको करना क्या चाहिए। अच्छा आदमी वही है, बिरसावादी वही है जो कम से कम अपने दुश्मन को और दोस्त को पहचान ले, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच ले, कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के साथ देखते हुए समाज के साथ खड़े हो जाए। जिस दिन समाज नाम की चीज खत्म हो जाएंगी, आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। आप जो कुछ भी हो समाज की वजह से, आपकी पहचान समाज की वजह से, आपका संरक्षण समाज की वजह से, आपका आरक्षण समाज की वजह से, आपका अस्तित्व समाज की वजह से, आपकी शादी समाज की वजह से, आपकी मैयत समाज की वजह से, और उसी समाज को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई जातिवाद नहीं, कोई पार्टीवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, केवल समाज और समाजवाद के बारे में आप लोग सोचो। बिरसा मुंडा का कहना था कि जिसको समाज समझ गया उसको भगवान की जरूरत नहीं रहती है, जिसको समाज नहीं समझा उसको भगवान की जरूरत है, जिसको समाज समझ गया उसको किसी की जरूरत नहीं है। मेरी आप लोगों से विनती है कि कुछ सोचो, कुछ सोचा जाए, कुछ सब लोग मिलके करो। यहाँ नागपुर में गढ़ है, यहाँ से आरएसएस का मूवमेंट चलता है, यहाँ से मुस्लिम लीग का मूवमेंट चलता है, यहाँ से क्रिश्चियन भाइयों का मूवमेंट चलता है, यहाँ से बाबा साहब की दीक्षा भूमि से अम्बेडकरवाद का मूवमेंट चलता है। और ये आदिवासियों की राजधानी है नागपुर। हम बोलते हैं गौड़ राजा का बसाया हुआ नागपुर है, और इसी नागपुर से पूरे देश में आदिवासियों का आंदोलन चलना चाहिए। ऐसी सोच निर्माण करके हमको काम करना पड़ेगा। 1-1 रुपए रोज समाज के लिए डालो, 1 रुपए रोज। ईमानदारी से अगर नागपुर के 1,80,000 आदिवासियों ने डाल दिए 1 रुपए, तो 1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे आपके पास रोज। हमको किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।